Yeah, good evening everyone. Today we are doing continuation videography of respiration, class 7th, science. To start with this, I have already we have discussed till our previous topics. Now we have to start from respiration in other animals. There are various categories of different animals given here. How respiration takes place in them, we'll talk about that. Different animals they breathe through different parts of their body. अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी बॉडीज में जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर, जो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि अमीबा या पैरामेशियम। इनमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, राइट। उनके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, डिफ्यूजन भी और सेल मेम्ब्रेन को भी उनके, अमीबा और पैरामेशियम को देख सकते हैं। तो याद रखना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, राइट। कुछ इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे कि ग्रास हॉपर या कॉकरोचेस, उनका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी पतली सी एयर ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम ट्रैशिया कहते हैं, और वो स्प्रेड होती हैं पूरी की पूरी उनकी बॉडी में, इंसेक्ट्स की। ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं इनकी बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स। क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स। और ये इनकी बॉडी के साइड में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं स्पायरिकल्स को। और ये देखिए नैरो ट्यूब्स आप देख सकते हैं, उन्हें ट्रैशिया बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है इनकी बॉडी में एंटर करती है स्पायरिकल्स के थ्रू, और ये जो एयर है फिर कहाँ जाती है, ट्रैशिया में जाती है, और फर्दर डिफ्यूज कर जाती है बॉडी टिश्यूज में, और रीच कर जाती है हर सेल में बॉडी के। ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है ताकि फूड ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और CO2 प्रोड्यूस हो सके। यही जो CO2 है सेल्स से वो ट्रेशियल ट्यूब्स में जाती है, जिन्हें ट्रेशिया कहते हैं, और फर्दर बॉडी के बाहर निकल जाती है स्पायरिकल्स के थ्रू। अब बात करेंगे अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स आपने देखे होंगे, इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है। जो अर्थवर्म्स हैं वो ब्रीथ करते हैं अपनी थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू। आई रिपीट, ब्रीथ करते हैं थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फ्रॉग्स यानी कि मेंढक, फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग जो है लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। फ्रॉग्स में पेयर ऑफ लंग्स होता है, हमारी तरह ही होता है बिल्कुल, जैसे हमारे में लंग्स होते हैं वैसे फ्रॉग में भी लंग्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, जिससे वो ब्रीथ करता है लैंड पर, और वाटर में वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, वाटर में भी ब्रीथ कर पाता है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द लंग्स एज वेल एज थ्रू, लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर पाता है और अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाता है। अब बात करते हैं कि फिश में यानी मछली में कैसे रेस्पिरेशन होता है। फिश के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं ब्रीदिंग की, उन्हें कहते हैं गिल्स। वो उनके हेड के दोनों साइड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो फिश होती है, जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं कि गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, राइट, हेड के दोनों साइड होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिश ब्रीथ करती है बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। पहले पानी को अपने माउथ के अंदर ले जाती है और फिर गिल्स में सेंड कर देती है। ये गिल्स जो होते हैं दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स से अच्छे से सप्लाई होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं गिल की, वो एक्सट्रैक्ट करती है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को, वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उनको एक्सट्रैक्ट करती है और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में भेज देती है। CO2 जो है इट इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो CO2 है वो वापस ब्लड के द्वारा ब्रॉड बैक की जाती है, और फर्दर जो है सराउंडिंग वाटर, जो आसपास पानी है, उसमें भेज दी जाती है।
तो और वो उसके अराउंड वाटर के थ्रू फैल जाएगी, ठीक है ना, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। क्लास अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। उन्हें जो एनर्जी मिलती है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड से मिलती है जो वो प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से, द प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको पता ही है उसमें ग्लूकोज जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, CO2 और वाटर बनाता है। काफी बार मैंने आपको ये रिएक्शन लिखवाई भी है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज से रेस्पिरेशन होता है तो 6CO2 + H2O मिलता है, राइट। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एयर से और फर्दर CO2 देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। अब हम एक एक्टिविटी से ये समझेंगे कि CO2 जो है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। उसके लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें पी सीड्स, मटर के दाने, वाटर, सक्शन पंप, कोनिकल फ्लास्क, 3 टेस्ट ट्यूब और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की ज़रूरत है। सबसे पहले आप एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए और उसमें कुछ पी सीड्स जो हैं डाल दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वाटर को उसमें से ड्रेन आउट कर दीजिए और जितने भी सीड्स हैं जब तक वो दोबारा जर्मिनेट होना शुरू नहीं हो देते थे उनको मॉइस्ट रखिए। कुछ ऐसा एपरेटस आपने बनाना है जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दे रखा है राइट हैंड साइड पर मेरे, आप देख सकते हैं, राइट। देखिए एक सेटअप है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, वो जितनी भी CO2 प्रेजेंट होगी बाहर की एयर की उसको एब्जॉर्ब करेगा। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दूसरी टेस्ट ट्यूब बी में। जर्मिनेटेड सीड्स आप देख सकते हैं बड़े वाले कोनिकल फ्लास्क में है, और फर्दर लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा क्योंकि CO2 बन रही है। मैंने बताया है CO2 की टेस्टिंग कैसे होती है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसकी रिएक्शन आप हर क्लास में पढ़ेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 पास करते हैं तो CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसकी वजह से लाइम वाटर हो जाता है मिल्की। ये ध्यान रखना, लाइम वाटर डालना है तभी वो मिल्की होगा क्योंकि वो जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो उस लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी और उसका कलर मिल्की वाइट हो जाएगा। वाइट अलग होता है, कलरलेस अलग होता है और मिल्की वाइट अलग होता है इसमें, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब बिल्कुल वही है कि सबसे पहले एक सक्शन पंप आपको चाहिए ताकि वो एयर को सक कर सके एपरेटस के थ्रू। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो टेस्ट ट्यूब ए में है वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, आप देख भी सकते हैं, राइट। इसके बाद क्योंकि एयर पास करेगी पहले टेस्ट ट्यूब ए में से, उसे आप टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग द एयर थ्रू टेस्ट ट्यूब बी। जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब बी में वो तो मिल्की नहीं होगा क्योंकि उस एयर में CO2 नहीं है, पर अगर आप टेस्ट ट्यूब सी को देखेंगे तो उसमें लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाइट हो जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि कुछ समय के बाद जो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब सी में था वो मिल्की वाइट हो गया, और इसका रिजल्ट ये है कि CO2 जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, याद रखना। एक्टिविटी नंबर 6 भी है मेरे पास, इसमें हम ये सीखेंगे, इस एक्टिविटी से प्रूव करेंगे कि हीट रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 थर्मस फ्लास्क चाहिए, बीन सीड्स चाहिए, फॉर्मेलिन, ये फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला HCHO है, इसे मीथेनॉल भी कहते हैं, या कार्बोलिक एसिड चाहिए, कॉटन वूल चाहिए और 2 थर्मामीटर चाहिए। सबसे पहले आपको 2 थर्मस फ्लास्क लेने हैं, उन पे नाम देना है A और B। मैं आपको फिगर से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जैसा कि आप इसके फिगर में देख सकते हैं। अब मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, इसी के फिगर में आपको 2 थर्मस फ्लास्क लेने हैं और उनको नाम देना है A और B। उसके बाद आपको ग्लास फुल ऑफ बीन सीड्स चाहिए और उनको पूरी रात पानी में भिगोना है, राइट। अगली मॉर्निंग पानी उससे निकाल देना है, तो सीड्स जो हैं वो मॉइस्ट रहेंगे जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाते। उसके बाद आधे जो सीड्स हैं उसमें से बॉईल करना है उनको, सो दैट उनमें से आधे सीड्स को आपको बॉईल करना है ताकि जो जर्मिनेशन है उनमें स्टॉप कर जाए, ये बात ध्यान में रखनी है, ताकि उनमें जर्मिनेशन जो है वो रुक जाए। और फिर उनको डाइल्यूट फॉर्मेलिन जिसे मिथेनॉल भी कहते हैं उससे वॉश करना है या कार्बोलिक एसिड से वॉश करना है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं इन्हें थर्मस फ्लास्क ए में रखना है,
और जो बॉइल्ड सीड्स हैं उन्हें थर्मस फ्लास्क बी में रखना है। अब जो मॉइस्ट कॉटन वूल है ऑन द माउथ ऑफ बोथ फ्लास्क, देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉटन वूल लगाया गया है, इससे सीड जो है मॉइस्ट रहेंगे, उनमें वाटर रहेगा और वो एयर को भी एंटर करने देंगे। उसके बाद दोनों में हमें थर्मामीटर लगा देना है फ्लास्क में। आपको पता है थर्मामीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करना। फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कुछ घंटे के बाद कि जो फ्लास्क ए वाला थर्मामीटर है वो हाई रीडिंग शो कर रहा है, जबकि जो फ्लास्क बी वाला थर्मामीटर है वो लो रीडिंग शो कर रहा है। और उसमें कोई मतलब थर्मामीटर जो फ्लास्क बी में है उसमें कोई राइज नहीं होता टेम्परेचर में, ये ध्यान रखना, सेम ही रहता है जो पहले था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड थे वो हीट रिलीज करते हैं क्योंकि वो रेस्पायर कर रहे हैं और वो जीवित भी हैं, राइट। प्लांट्स भी होते हैं अलाइव, ये मत कहना, प्लांट्स भी अलाइव होते हैं, राइट। आप इनको मैग्नीफाई किया गया था, माइक्रोस्कोप से देखा गया था, राइट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इंडियन साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने ये बताया था। पहले प्लांट्स को मानते थे वो अलाइव नहीं है, पर फिर बाद में जब ये प्रूव हो गया मैग्नीफाई करके उनके सेल्स को देखा गया कि प्लांट्स भी अलाइव होते हैं, ठीक है। पहले हम ये समझते थे जो चीज मूव नहीं कर रही वो अलाइव नहीं है, पर ये थ्योरी बाद में रॉन्ग प्रूव हो गई थी, राइट। तो लीव्स की बात करें, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 में भी लीव्स के बारे में पढ़ा है कि लीव्स जो होती है प्लांट की उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन और CO2 के गैसेस को एक्सचेंज कर सके। और रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन जो होता है सिर्फ प्लांट्स में ही अकर करता है, ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। आप गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स और इनको देख सकते हैं, फिगर आप बना के देख लेना। लेफ्ट वाला जो है वो क्लोज स्टोमेटा को शो कर रहा है और जो राइट वाला है वो ओपन स्टोमा या स्टोमेटा का शो कर रहा है। आपको पता है रूट्स की बात करें कि सारे लिविंग सेल्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके। जो रूट्स होती है प्लांट की वो काफी लार्ज नंबर में, उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे, वेरी गुड, हेयर होते हैं, उन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट है, राइट। एयर प्रेजेंट होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, और जो रूट हेयर होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं एयर के साथ जो सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाती है रूट हेयर में और फर्दर रीच करती है जितने भी सेल्स प्रेजेंट है रूट के उनमें, और वहां पर ये रेस्पिरेशन के दौरान यूटिलाइज होती है। जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान वो फर्दर कहाँ जाती है, थ्रू द रूट हेयर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी भी पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर करेंगे, ज्यादा समय तक ज्यादा पानी डालेंगे, तो वो प्लांट डाई हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा पानी अगर हम प्लांट में डालते हैं तो वो सारी की सारी एयर जो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से रूट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती रेस्पिरेशन के दौरान, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है और प्लांट डाई कर जाता है। तो हर प्लांट की अपनी क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें पानी डालना चाहिए। वुडी स्टेम की बात करूं बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेम का बाहर वाला पार्ट छाल कहते हैं, इसे हिंदी में बार्क कहते हैं इंग्लिश में, फिर लेंटिसेल है और इनर लिविंग आप देख सकते हैं। जो स्टेम्स होती है, जो हर्ब्स हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियां, राइट। जो स्टेम स्टेम यानी तना, आपको मतलब पता होना चाहिए कि प्लांट में है कहाँ पर ये चीजें। जो स्टेम्स होती हैं हर्ब्स की उनमें स्टोमेटा होता है ताकि एक्सचेंज हो सके ऑक्सीजन और CO2 का। हार्ड और वुडी स्टेम्स जो होती है बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज की, उनमें लेंटिकल्स भी होते हैं, वो गैशियस एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल, ये जो लेंटिसेल होते हैं ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो बाक यानी छाल पर प्रेजेंट होती हैं, जहां पर सेल्स जो होते हैं लूजली पैक होते हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिंग्स होती हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके। प्लांट्स में दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अकर करते हैं डे के दौरान, ताकि प्लांट जो है वो CO2 ले और ऑक्सीजन जो है डे के दौरान रिलीज करे। लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करता, सिर्फ रेस्पिरेशन ही अकर करता है। क्लास लास्ट में बस मैं ये फ्लो चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा पूरे चैप्टर का, कि रेस्पिरेशन के टाइप्स थे एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में ब्रीथ कर रहे हैं,
और इंटरनल सेलुलर है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और H2O प्लस एनर्जी बनाता है, और अगर एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो इथेनॉल यानी अल्कोहल बनता है, इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनता है। एक्सटर्नल ब्रीदिंग फर्दर ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स में आपको फ्लो चार्ट्स के जरिए समझाया हुआ है, ठीक है ना, कि कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पेरामीशियम या इंसेक्ट्स, ग्रास हॉपर या कॉकरोच या अर्थवर्म, फ्रॉग्स, फिश में कैसे होती हैं, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप ऐसे फ्लो चार्ट की खुद प्रैक्टिस करें ताकि पूरा बना के देख सकें। तो क्लास, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियोग्राफी ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू एवरीवन।